माँ, ओशो के साथ आपकी पहली मुलाकात कब हुई? जैसे मैंने बताया कि मैं उनकी शिविर करने चली गई, नारगोल में शिविर थी। उस समय ओशो जबलपुर रहते थे और बॉम्बे आते थे। बॉम्बे में जीवन जागृति केंद्र के नाम से एक ट्रस्ट बनाई गई थी जो उनके प्रोग्राम्स अरेंज करती थी, शिविरों का आयोजन करती थी। तो इस तरह मैं नारगोल शिविर में 1968 में गई, पहली शिविर में। शाम को शिविर का उद्घाटन हुआ, ओशो ने प्रवचन दिया। प्रवचन सुन के ऐसा कहूँ कि मेरे तो होश हवास उड़ गए सब। पूरी रात नींद नहीं आई मुझे। भीतर इतनी कहें कि उथल पाथल मच गई भीतर कि क्या कह रहे हैं करके। पूरी रात मैं सो नहीं पाई। फिर दूसरे दिन सुबह अनाउंसमेंट हुई प्रवचन स्थल पर कि आचार्य श्री हमारे प्रश्नों के उत्तर देंगे, किसको भी कुछ पूछना है तो लिख के दे दो। तो मैंने एक पेपर पर मुझे ये सब क्या हो रहा है किसी तरह शब्दों में बांध के मैंने वो पेपर दे दिया प्रश्न की तरह। और वो आके मंच पर बैठे। उन दिनों छोटा सा ऐसे तख्त होता था, उस पर पालथी मार के बैठ जाते थे और उनको इतने सारे प्रश्न उसी समय हाथ में पकड़ा देते थे और वो प्रश्न पढ़ रहे हैं और छांट रहे हैं। कुछ प्रश्न इस तरफ रख रहे हैं, उस तरफ रख रहे हैं। और करीब हम 300 लोग थे शिविर में और मैं काफ़ी दूर बैठी थी। प्रश्न तो लिख दिया था और भीतर कुछ अजीब तरह का भय भी लग रहा था मुझे। और ऐसे भी लग रहा था कि ये प्रश्न पढ़ के क्या सोचते हैं कि ये कौन पागल लड़की यहाँ आ गई है करके, ऐसे मन में आ रहा था। तो जैसे ही उन्होंने मेरा प्रश्न पढ़ना शुरू किया, मैंने वो पेपर पहचाना कि मेरा प्रश्न पढ़ रहे हैं। तो प्रश्न पढ़ के उन्होंने एकदम ऑडियंस की तरफ देखना शुरू किया, ऐसे 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 नज़र घुमाते गए। और जब उनकी नज़र मेरे पर पड़ी तो एकदम जैसे ना टिक करके, अच्छा यही लड़की है करके, और आगे उन्होंने देखा ही नहीं बिल्कुल। और मैं हैरान हो गई कि इनको पता कैसे चला कि ये प्रश्न मैंने पूछा। बिल्कुल क्लियर दिखा कि उनको तो समझ में आ गई बात कि ये मेरा प्रश्न है। फिर उन्होंने कोई उत्तर तो दिया नहीं। फिर प्रवचन पूरा हुआ, वो मंच से उठे और सब लोग उनके आगे जा रहे हैं, पाँव छू रहे हैं उनके, कोई उनसे हाथ मिला रहा है। और मैं घबराई डरी हुई दूर खड़ी देख रही थी। सब भय लग रहा था, कुछ अजीब भय भीतर पकड़ा था। इसको मैं कह सकती हूँ कि वो मृत्यु का डर था। जैसे लग रहा था इसके निकट गए तो मर जाएंगे हम। जैसे कोई पतंगा ज्योति का आकर्षण भी हो रहा है और डर भी रहा है और जा भी रहा है, ऐसी हालत थी भीतर। फिर मुझे लगा अब तो ये चले जाएंगे, तो मैं जल्दी से आगे बढ़ी। मुझे लगा मैं इनके पाँव तो छूऊं, तो पाँव छू के मैं ऐसे ऊपर उठी तो मेरी तरफ देख के कहते हैं, तूने पूछा था ना वो प्रश्न? तो मैं तो समझ गई क्या कह रहे हैं। मैंने कहा हाँ, मेरा ही प्रश्न था। तो बोले दोपहर को आके मिलना, मैं बात करूँगा। तो दोपहर को मैं उनको मिलने गई। उसी अवस्था में थी मैं, बहुत भीतर भय से भरी हुई, पता नहीं आगे क्या होने वाला है। लेकिन वहाँ गई तो मैं थोड़ी आश्वस्त हो गई कि बहुत लोग थे मिलने वाले, लाइन लगी थी मिलने वालों की। तो फिर मुझे लगा मैं अकेली नहीं हूँ, और भी बहुत लोग मिलने आए हैं। तो वो एक रूम में थे और एक एक व्यक्ति को उनके रूम में भेजा जा रहा था मिलने के लिए। और 2-3 मिनट में बाहर आएगा, फिर दूसरा जाएगा, इस तरह लाइन आगे बढ़ रही थी। फिर मैं भी आगे पहुंच गई लाइन में। मेरे आगे एक महिला थी, वो अंदर गई रूम में। फिर मेरे मन में ख्याल आ रहा है कि पता नहीं इनको कैसे मिलते हैं, क्या करते हैं। तो मैंने थोड़ा खिड़की से झांक के देखा, तो मैंने देखा वो सोफ़ा पर बैठे हुए हैं और वो महिला जाके नीचे उनके आगे दड़ी थी, गलीचे जैसा था, वहाँ जाके बैठ गई प्रणाम करके।
तो मैंने सोचा अच्छा ऐसे मिलना होता है, मैं भी ऐसे करूँगी। फिर वो बाहर निकली और मुझे अंदर भेजा गया। मैं गई तो भगवान ने तो ऐसे अपने हाथ ऐसे आगे कर दिए कि आओ करके, मैं भी सब कुछ भूल गई और मैंने उनके हाथ पकड़ लिए। हाथ पकड़ लिए तो उन्होंने मुझे अपने साथ सोफ़ा में बिठा दिया और मेरे शरीर में बहुत कंपन हो रहा था भीतर। तो उन्होंने एक हाथ मेरा पकड़ के रखा और दूसरा हाथ मेरी रीढ़ पर वो घुमाने लगे। हार्डली 1-2 मिनट ऐसा हुआ होगा कि मेरे भीतर जो भी चल रहा था ना सब वापस सेटल हो गया। मैं एकदम नॉर्मल हो गई, फिर शांत हो गई। फिर उन्होंने बिल्कुल फॉर्मल ऐसे बातें पूछी, कहाँ से आई हो, क्या नाम है, क्या करती हो। मैं उनको बताती गई। फिर कहते हैं तू मेरा काम करेगी। मुझे कुछ पता ही नहीं इनका काम क्या है, मैं तो ध्यान सीखने गई हूँ कैम्प में। तो मैंने ऐसे ही कह दिया कि हाँ करूँगी। तो उन्होंने कहा कि उनके सेक्रेटरी जो थे उस समय उसको बुलाए और बोले इससे मिल लो और देखो क्या कर सकती हो। ऐसे करके मैं उनके पास, और बोले मैं बॉम्बे आता रहता हूँ और तू मिला कर मेरे को। तो ये पहली मुलाकात हुई ओशो से। और फिर तो कहूँ कि ये उनके आशीष थे मेरे पर, मेरा भी सौभाग्य था कि मैं बहुत उनसे जैसे निकटता से जुड़ गई। मैं ध्यान शुरू किया, फिर उनको पत्र लिखती रहती थी। फिर उन्होंने एक बार पत्र का पहला पत्र जो उनका मेरे पास आया था कि मैं इस तारीख को आ रहा हूँ बॉम्बे और तू आके मिलना। उसमें उन्होंने 4 फ़ोन नंबर लिखे थे कि ये फ़ोन नंबर से इंक्वायरी करना कि मैं कहाँ रुकूंगा करके। तो मैं सोची 4 नंबर क्यों लगे, तब मोबाइल तो थे नहीं, लैंडलाइंस होती थी। बाद में पता चला 3 नंबर काम ही नहीं कर रहे थे, 1 नंबर पर फ़ोन लग गया। और उस महिला ने मुझे एड्रेस दी, बोली हाँ यहाँ, और उन्होंने लिखा था रात को 9 बजे आके मिलना। तो मैं पहुँच गई वहाँ। पहुँच गई तो मैं तो अपने विचारों में खोई हुई थी और एक कार वहाँ से बिल्डिंग से बाहर आई गेट की तरफ। तो मुझे लगा कोई बुला रहा है मेरे को। तो देखा कि भगवान कार में है और उन्होंने अपना खिड़की का कांच नीचे किया। बोले कि तू ना रुकना, मैं 15 मिनट में वापस आता हूँ। उनको कहीं लेके जा रहे थे और मेरे से पूछे कि तुझे पता है ना कौन से फ्लैट में कहाँ जाना है। तो मैंने कहा हाँ पता है मुझे, एड्रेस है मेरे पास। तो वो चले गए और उस बिल्डिंग में बहुत सारे विंग्स थे। उस औरत ने मुझे बताया ही नहीं था कौन से विंग में आना है और वो पूछ रहे हैं मेरे से और मैं कह रही हूँ मुझे पता है। फिर तो मैं 10 मिनट ऐसे ही घूमती रही, एक विंग में जाके ऊपर नीचे आ रही थी। फाइनली पहुंच गई मैं जहाँ वो आने वाले थे। फिर वापस आ गए और मुझे बुलाया अंदर। बात तो कुछ थी नहीं, बस मिलना है, एक धुन चढ़ी हुई थी। तो पास में बिठाए और सिर पर हाथ रखे। 2-4 मिनट ही उनके पास बैठी मैं। फिर बोले शिविर हो रही है वहाँ आ जाना तू। ऐसे करके फिर उनके साथ मेरी यात्राएं शुरू हो गई। और उस समय ऐसे कहें कि एक तरह का जैसे नशा था बहुत, दीवानगी जिसको कहें, पागलों की तरह उनके पीछे जहाँ जा रहे हैं वहाँ जाना है। उनका बहुत मेरे लिए बहुत आकर्षण था वो, जो मुझे खींच रहा था पूरा समय। और उन्होंने भी इस तरह की परमिशन दे दी। मैं कहती थी आप यहाँ जा रहे हो, मुझे भी आना है, बोलते थे आ जाओ। तो इस तरह मुझे काफ़ी मौका मिला उनके साथ ट्रैवल करने का।
और ट्रैवलिंग के टाइम वो लोगों के घरों में रहते थे, तो उनके साथ रहने का भी सौभाग्य मिला, थोड़ी उनकी केयर करने का सौभाग्य मिला। इस तरह वो 2-3 साल जो थे बड़े अद्भुत थे वो। फिर एक शिविर के बाद वो जबलपुर से शिफ्ट हो गए बॉम्बे। बॉम्बे के मित्रों ने आग्रह करके उनको कहा कि आप अभी यहाँ बॉम्बे आके सेटल करिए। तो वो आ गए वहाँ, और माँ योग लक्ष्मी ने सेक्रेटरी का पद ग्रहण किया। उनके अपार्टमेंट में 3 रूम थे, बेडरूम थे। एक रूम में हम 6-8 सन्यासी रोज सुबह सक्रिय ध्यान करते थे वहाँ, और करीब करीब रोज वहाँ जाना, फिर उनसे मिलना। कोई एक भी नया व्यक्ति आया है, फॉरेनर्स आने शुरू हुए थे उसी टाइम से। माँ लक्ष्मी से मेरी अच्छी दोस्ती हो गई थी, तो मुझे हमेशा फ़ोन करती थी ऑफिस में कि आज शाम को आ जाना, बड़ी इंटरेस्टिंग मीटिंग होने वाली है। तो इस तरह मैं पहुंच जाती थी। मतलब ऐसी हालत थी उस समय कि वो जो कह रहे हैं एक शब्द भी चूक न जाए, पता नहीं क्या चूक जाएंगे अगर हमने वो नहीं सुना तो बिल्कुल जैसे पागलों की तरह बस भागना है। ये सिलसिला चलता रहा, और माँ लक्ष्मी ने उस समय उनको कुछ अनुभव हुआ था ध्यान में, तो उन्होंने गेरुए वस्त्र पहनने शुरू कर दिए थे, ऑरेंज लुंगी और कुर्ता छोटा सा। फिर मैं रोज जाती थी वहाँ ध्यान करने, तो और भगवान से भी मिलना हो जाता था। तो उन्होंने ऐसे ही कहा कि लक्ष्मी की ड्रेस कैसी लग रही है। मैंने कहा अच्छी लग रही है। तो बोले अभी मनाली में शिविर होने वाली है ना, तो ऐसी एक ड्रेस बनवा के ले चलनी है वहाँ। उन्होंने कोई संन्यास की बात ही नहीं की। तो मैंने कहा ठीक है, बनवा लूँगी। और मैं ऑफिस जाती थी तो अपने जो कपड़े होते हैं सलवार कुर्ता पहनती थी मैं। फिर जब भी उनसे मिलना हो तो बोलते थे वो ड्रेस बनवाई कि नहीं बनवाई। मैं थोड़ा डिले कर रही थी कि अभी तो बहुत दिन पड़े हैं, बनवा लूँगी। फिर एक दिन गई तो उन्होंने अपने रूम में पूरा ऑरेंज कपड़े का ताका बुला के रख दिया था। बोले काट के ले लो, कितना कपड़ा लगेगा ड्रेस पर, ये ड्रेस बनवानी है। ऐसे करके मैं ड्रेस बनवाई। फिर हम शिविर में गए। मनाली में शिविर थी ये सितंबर में 1970 में। पहले दिन तो मैंने मेरे ही कपड़े पहने थे, तो उन्होंने बुलाया, बोले वो ड्रेस का क्या हुआ। मैंने कहा कल पहनती हूँ, लेके आई हूँ बनवा के। तो दूसरे दिन वो ड्रेस पहन के मैं प्रवचन के पहले ही पहुंच गई उनके रूम में दिखाने की मैं ड्रेस पहन के आई हूँ। वो बाथरूम में थे, नहा के निकले बाहर, देखा मुझे। मेरी एक सहेली भी मेरे साथ थी, तो देख के ऐसे बोलने लगे कि ये ड्रेस तुझे ना बहुत अच्छी लग रही है, बड़ी जच रही है। फिर मेरी फ्रेंड को कहते हैं उसको नया नाम क्या दें। मैं हैरान हो गई थी, नया नाम किस लिए, क्योंकि उन्होंने कोई बात ही नहीं की है संन्यास या कुछ। तो मेरी फ्रेंड कहती है मेरे मुंह से पता नहीं ऐसे ही निकल गया कि ज्योति। तो उसको कहते हैं हाँ अच्छा नाम है लेकिन अधूरा है, धर्म ज्योति। ये ना मेरे धर्म का प्रचार करेगी। और मैं हंस रही हूँ, क्या है इनका धर्म, हमें कुछ पता नहीं क्या बातें कर रहे हैं। तो ऐसे करके मैंने वो ड्रेस 2 दिन पहनी, फिर धो के डाली तो ठंड थी बहुत और कपड़ा भी काफ़ी भारी था, तो सूखी नहीं। तो तीसरे दिन फिर मैं अपनी ड्रेस पहन के चली गई। तो उन्होंने प्रवचन के बाद एकदम बुलाया, बोले वो ड्रेस का क्या हुआ, कपड़े क्यों बदल दिए। मैंने कहा वो तो धो के डाली है, एक ड्रेस है, सूखी नहीं है अभी तक। तो बोलने लगे नहीं अब ना वही ड्रेस पहननी है, वही रंग पहनना है। समझ में नहीं आ रहा था ये क्या कह रहे हैं, यही रंग पहनना है, यही ड्रेस पहननी है। फिर शाम को उस दिन 26 सितंबर थी,
उन्होंने एक मीटिंग बुलाई जिसमें हम मेरे ख्याल से 10-12 लोग थे हम। वहाँ पर उन्होंने ये स्पष्ट किया कि मैं नव संन्यास आंदोलन शुरू कर रहा हूँ और थोड़ा डिटेल में सब समझाया कि मेरा सन्यासी भगोड़ा नहीं होगा, अपने घर में रहेगा, अपना काम करेगा, और ये शर्त रखी कि पूरा समय 24 घंटे ऑरेंज कपड़े पहनने हैं और अपने काम पर जाना है, माला पहननी है। मेरा सन्यासी स्वनिर्भर होगा, अपनी रोटी रोजी खुद कमाएगा, इस तरह की बातें की उन्होंने। तो मेरा तो जैसे दिमाग घूम गया कि ये ड्रेस पहन के मैं ऑफिस कैसे जाऊंगी। तो मैंने कहा ये कपड़े पहन के ऑफिस कैसे जाएंगे, लोग तो समझेंगे पागल हो गई। तो बोलने लगे पागल तो तू है ना, तो लोग समझेंगे तो ठीक ही समझेंगे। तो मेरे दिमाग में बहुत उस रात हलचल मच गई कि ये तो बड़ा कठिन संन्यास कर दिया है इन्होंने। फिर निर्णय नहीं ले पा रही थी, तो मैंने जाके बात की कि मैं बड़ी दुविधा में हूँ। फिर बोले कि क्या दुविधा है, नहीं जाना है ना इस ड्रेस में ऑफिस, तो तू जा ही मत। वहाँ से मैंने कीर्तन मंडली शुरू करवाई थी, वहाँ मधु और चैतन्य भारती। बोले इनके साथ तू कीर्तन मंडली ज्वाइन कर दे, छोड़ तू ऑफिस और घर। अब वो तो और बड़ी मुसीबत मेरे लिए, क्योंकि एक टाइप होती है उस समय, मेरी टाइप जो थी एक कि सड़कों पर जाके कीर्तन करना और नाचना। मैंने कहा ये तो और भी मुश्किल है। तो बोलने लगे फिर तू तय कर, तुझे क्या करना। फिर मैंने फाइनली तय किया कि मैं जाऊंगी घर ये कपड़े पहन के और ऑफिस जाऊंगी, क्या होगा, थोड़े दिन लोग ऐसे कुछ भी बोलेंगे और फिर ऑफिस में कोई ड्रेस कोड तो है नहीं कि कोई मुझे कहेगा कि ये कपड़े अलाउ नहीं है। तो ऐसे करके मैं आ गई घर में। घर में कोई विरोध नहीं हुआ मेरा, इंडिपेंडेंट थी एकदम, जो करना है करो। पिताजी बहुत ही फ्री थिंकर थे एकदम। दादी माँ थी, वो भी बड़ी प्रेमपूर्ण थी, उसका अपना एक गुरु था। तो उसने जब मुझे देखा ये ऑरेंज कपड़े पहन के आ गई हूँ, तो कहती है, मुझे उसकी वो लाइन बड़ी याद आती है, कहती है तुझे पता है इस कपड़ों का अर्थ क्या होता है। मैंने कहा आप बताइए। तो कहने लगी कि साबुन से बनी हुई कोई सीढ़ी है, उस पर चढ़ना है, तो कितना संभाल के चढ़ेंगे, पाँव फिसलेगा तो सीधा नीचे। तो ये जो कपड़े है ना, तूने जो ये रास्ता पकड़ा है बहुत कठिन है ये, तो एक एक कदम संभाल के चलना पड़ेगा। तो मैंने तो उसको नमस्कार किया, मैंने कहा मैं संभाल के चलूंगी। क्या उसने कहा था, चढ़े तो चाके प्रेम रस, गिरे तो चकनाचूर। मुझे ये ख्याल रखना, अपना गिरने की पूरी संभावना होती है। और पिताजी से तो पूरी फ्रीडम थी, उनके पास रोज इतनी शिकायतें आती थी, रोज रात को आगे एक घटना सुनाते थे। किसी ने कह दिया कि आपकी बेटी कपड़े कैसे पहन रही है, तो मुझे आगे रोज बताते थे। मैंने उसको कहा क्या खराबी है उसके कपड़ों में, पूरा शरीर तो ढका हुआ है उसका। आपकी बेटियां साड़ी ब्लाउज पहनती है, उनका तो इतना पेट दिख रहा है नंगा, इसका तो पूरा शरीर ढका हुआ है। तो ऐसे मतलब मुंह तोड़ जवाब दे आते थे, मेरे को बहुत प्रोटेक्ट करते थे। एक दिन किसने उनको बताया, आपकी लड़की को देखा वहाँ मरीन ड्राइव पर किसी लड़के के साथ हाथ में हाथ लेके जा रही थी पकड़ के। तो उसको कहते हैं तो रास्ते में और कर क्या सकते हैं, हाथी तो पकड़ा था ना, इसमें आपको क्यों तकलीफ हो रही है। तो इस तरह का उनका जो देखने का दृष्टिकोण था, तो उससे बड़ा सहयोग मिलता है। नहीं तो परिवार में लोग अगेंस्ट हो जाए तो कुछ बाधाएं आ जाती हैं। एक बार फॉरेनर्स आने शुरू हो गए थे, उस समय बहुत सारे हिप्पी ओशो के पास आ रहे थे। तो लक्ष्मी माँ ने मेरे से पूछा कि ये 6-8 लोग हैं, लड़के लड़कियां, इनकी कहीं रहने की व्यवस्था करनी है, देख तू कुछ कर सकती है। तो मैंने कहा कि हाँ एक फ्लैट है,
मेरे पिताजी ने लिया है, लेकिन बंद पड़ा है, वहाँ कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है, खाली पड़ा है। तो इनके लिए हम सोने की व्यवस्था कर देंगे, चाय वाय बना के पी सके, इतनी व्यवस्था कर देंगे। तो बोलने लगी इतना तो बहुत है, तो ये करवा लो। तो मैंने पिताजी से बात की तो उन्होंने सब अरेंज कर दिया, गधे बुला लिए, चदरे वदरे, कि ये बच्चे आराम से रहे यहाँ। फिर कंप्लेन आई वहाँ से, सेक्रेटरी ने बुलाया उनको कि आपने किस लोगों को अपने फ्लैट में रखा है, ये तो नंगे घूम रहे हैं अंदर। और सामने बिल्डिंग थी, सोसाइटी थी, कि सामने के बिल्डिंग में लोगों ने शिकायतें की है कि ये फ्लैट में रह रहे हैं लोग और नंगे घूमते हैं। सेक्रेटरी ने बुला के कहा, तो सेक्रेटरी उनको कहता है कि कम से कम पर्दे तो लगवाओ अपने फ्लैट में, खिड़कियों में। तो उसको कहते हैं जो कंप्लेन कर रहे हैं उनको कहो कि अपने पर्दे बंद रखें, हमारे फ्लैट में क्यों झांक रहे हैं। तो मतलब इस तरह की उनकी सोच थी। तो ये सब बातें सुन के मुझे सुकून मिलता था कि इतनी मेरे को सपोर्ट कर रहे हैं वो। तो इस तरह आगे यात्रा चलती रही। Letting go into the mystery.